नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे बात करने वाले हैं। सवाल यह है कि किसी भी देश की इकोनॉमी, उसकी आर्थिक सेहत कैसी है, ये पता कैसे चलता है। ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। मतलब जैसे डॉक्टर हमारी नब्ज देखकर सेहत का अंदाजा लगाते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अर्थशास्त्री किसी देश की पूरी इकोनॉमी का हाल जान सके? क्या कोई एक मैजिक नंबर है जो सब कुछ बता दे? इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट से शुरू होता है जिसे हम कहते हैं नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक साल के अंदर देश में जितनी भी चीजें बनी और जितनी भी सर्विसेज दी गईं, उनकी टोटल वैल्यू है। कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी का एक बड़ा सा स्नैपशॉट है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी पहेली के सबसे मशहूर हिस्से को समझते हैं। एक ऐसा शब्द जो हम सब ने न्यूज में, अखबारों में हर जगह सुना है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। तो आखिर ये जीडीपी है क्या? देखिए, इसकी परिभाषा में ही इसका मतलब छिपा है। ये एक साल के अंदर किसी देश की सीमाओं के भीतर बनी सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी वैल्यू है। अब यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं, फाइनल और देश की सीमाओं के भीतर। आगे हम देखेंगे कि ये इतने जरूरी क्यों हैं। अब जीडीपी में क्या क्या गिना जाता है, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली बात, जब हम कहते हैं देश की सीमा, तो इसका मतलब सिर्फ जमीन नहीं है। इसमें हमारे पानी में चलने वाले जहाज, हवाई जहाज और तो और दूसरे देशों में हमारी एम्बेसीज भी शामिल हैं। दूसरी बात, इसमें सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज ही गिनी जाती हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सामान कौन बना रहा है, कोई भारतीय नागरिक या कोई विदेशी। अगर वो भारत की जमीन पर बन रहा है तो वो भारत की जीडीपी का हिस्सा है। ये फाइनल गुड्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? चलिए इसे एक पिज़्ज़ा के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, हम पिज़्ज़ा बनाने में इस्तेमाल हुए आटे, चीज़ और सॉस की कीमत अलग अलग गिने और फिर तैयार पिज़्ज़ा की कीमत भी गिन लें, तो क्या होगा? आटा और चीज़ दो बार काउंट हो जाएंगे। इसी को डबल काउंटिंग कहते हैं। इससे बचने के लिए इकोनॉमिस्ट सिर्फ फाइनल, तैयार पिज़्ज़ा की कीमत ही गिनते हैं। बस यही लॉजिक जीडीपी पर भी लागू होता है। लेकिन रुकिए, जीडीपी तो बस कहानी की शुरुआत है। ये एक बेस नंबर है। इकोनॉमी की और भी साफ तस्वीर देखने के लिए हमें इसमें कुछ चीजें जोड़नी और कुछ घटानी पड़ती हैं। तो देखिए, जीडीपी क्या मापता है? जो देश के अंदर बना। लेकिन सोचिए उस भारतीय के बारे में जो अमेरिका में काम कर रहा है और पैसे कमा रहा है। उसकी इनकम का क्या? वो इनकम भारत के जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा बनती है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम जीडीपी से शुरू करते हैं और उसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं। मतलब हमारे लोग जो बाहर कमा रहे हैं, उसमें से वो पैसा घटा दो जो विदेशी हमारे देश में कमा रहे हैं। जो बचा उसे जीडीपी में जोड़ दो और आपको मिल गया जीएनपी। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, डेप्रीसिएशन। इसे हिंदी में मूल्य ह्रास कहते हैं। देखिए, जब हम फैक्ट्रियों में सामान बनाते हैं तो मशीनें चलती हैं, घिसती हैं, पुरानी होती हैं, है ना? इस वेयर एंड टेयर या टूट फूट की भी तो एक कीमत होती है। असली कमाई का पता लगाने के लिए इस लागत को घटाना तो पड़ेगा। तो इसका हिसाब कैसे लगता है? बहुत सिंपल है। हम जीएनपी लेते हैं, मतलब हमारे नागरिकों का टोटल प्रोडक्शन, और उसमें से डेप्रिसिएशन यानी उस टूट फूट की कीमत को माइनस कर देते हैं। और जो नंबर हमें मिलता है वो है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये इकोनॉमी की एक ज्यादा सच्ची, ज्यादा रियलिस्टिक तस्वीर दिखाता है। और यहीं पर वो टर्म आता है जिससे हमने शुरुआत की थी, नेशनल इनकम। असल में जब इकोनॉमिस्ट नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उनका मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से ही होता है। यही वो असली आंकड़ा है जो बताता है कि देश ने प्रोडक्शन करके असल में कितनी इनकम कमाई है। ठीक है, तो अब तक हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब समझ लिया, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। इन सभी नंबर्स की कीमत कैसे तय होती है, ये जानना भी बेहद जरूरी है, खासकर तब जब हम आज की इकोनॉमी की तुलना 10 साल पहले की इकोनॉमी से करना चाहते हैं। देखिए, जीडीपी की कीमत दो तरह से आंकी जा सकती है। एक है फैक्टर कॉस्ट पर, मतलब किसी चीज को बनाने में कितना खर्चा आया, मजदूरी, किराया, प्रॉफिट, ये सब मिलाकर। दूसरा है मार्केट प्राइस पर, यानी वो कीमत जो हम और आप दुकान में देते हैं। इसमें फैक्टर कॉस्ट के ऊपर सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाते हैं और सब्सिडी घट जाती है। भारत में आजकल जीडीपी को मार्केट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई का। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, जो आज की कीमतों पर कैलकुलेट होता है।
अब सोचिए, अगर देश में प्रोडक्शन उतना ही रहा लेकिन हर चीज महंगी हो गई तो भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ावा दिखेगा। ये तो धोखा हुआ है ना। इसीलिए होता है रियल जीडीपी। ये एक बेस ईयर की फिक्स्ड कीमतों पर कैलकुलेट होता है। ये हमें बताता है कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी में असल में कितना इजाफा हुआ है। बिल्कुल सही कहा गया है आप। रियल जीडीपी ही हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की असली तस्वीर दिखाता है, क्योंकि यह महंगाई के असर को हटा देता है। तो अगली बार जब भी आप ग्रोथ के आंकड़े सुनें तो ये ज़रूर ध्यान दें कि बात रियल जीडीपी की हो रही है या नॉमिनल जीडीपी की। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये बड़े बड़े नंबर कैसे कैलकुलेट होते हैं, लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी सवाल की कि ये नंबर हमें क्या नहीं बताते। अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर किसी देश का जीडीपी ज़्यादा है तो वहाँ के लोग बहुत खुश और खुशहाल होंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या एक अकेला नंबर किसी देश की पूरी खुशहाली को माप सकता है? सच तो ये है कि जीडीपी की बहुत सारी सीमाएं हैं। ये हमें ये नहीं बताता कि देश की दौलत बंट कैसे रही है। हो सकता है सारा पैसा कुछ ही लोगों के पास हो। ये घर पर जो बिना सैलरी के काम होता है, जैसे हाउसवाइफ का काम, उसे तो गिनता ही नहीं। और कमाल की बात देखिए, प्रोडक्शन से जो प्रदूषण होता है उसकी लागत को ये घटाता नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमारी सेहत, हमारी खुशी, हमारी जिंदगी की क्वालिटी, इन सब का जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, जो ब्लैक मनी वाली इकोनॉमी है वो तो पूरी तरह से इसके दायरे से बाहर है। हाँ, एक और आंकड़ा है, पर कैपिटा इनकम। इसमें हम देश की टोटल नेशनल इनकम को उसकी आबादी से डिवाइड कर देते हैं। ये एक एवरेज इनकम बताता है, लेकिन एवरेज बड़ा धोखेबाज शब्द है। सोचिए जरा, एक कमरे में एक अरबपति बैठा है और 9 गरीब लोग। उस कमरे की एवरेज इनकम तो करोड़ों में आएगी, पर क्या इसका मतलब यह है कि वो 9 लोग अमीर हो गए? बिल्कुल नहीं। एवरेज अक्सर असलियत को छिपा लेता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर जीडीपी किसी देश की खुशहाली का सही पैमाना नहीं है, तो फिर सही पैमाना क्या है? हमें इसकी जगह क्या मापना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और लीडर्स ढूंढ रहे हैं, और इस पर सोचना हम सबके लिए ज़रूरी है।